हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो अपनी एसएससी सीजीएल 2022 की प्रीलिम्स के पेपर की सॉल्यूशन सीरीज़ के अंदर ये हमारा जीएस का थर्ड पार्ट होगा। 1 दिसंबर की शिफ्ट 3 के अंदर पूछे गए जीएस के सभी क्वेश्चंस का हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में अपनी बातें पूछ सकते हैं। पर्सनली अगर आप मुझसे कनेक्ट करके अपनी कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं तो ये मेरा यूज़र नेम है, यहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज ड्रॉप करके अपनी बात पूछ सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है। इन दोनों ही चीज़ों के डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे और जो ये आपकी कंप्लीट सीरीज़ चल रही है, इसकी कंबाइंड प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर एक बार आप चेकआउट कीजिएगा। पहला सवाल आपके सामने है, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाली रेल प्रणाली का नाम क्या है? आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरी पेड ज्योग्राफी की क्लासेस ली होंगी, तो जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेक्शन पर लेकर गया था, हर रीजन के अंदर मैंने आपको इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशंस, इम्पोर्टेंट रिवर्स, इम्पोर्टेंट माउंटेन्स या फिर ऐसे सभी फैक्ट्स का आपके साथ जिक्र किया था जो कि एसएससी रेगुलरली आपसे पूछता है। फिलहाल हमें यहाँ पर पूछ रहे हैं कि रेलवे सिस्टम का आपको नाम बताना है जो कि कनेक्ट कर रहा है किसको? सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से। करेक्ट आंसर रहेगा इसका आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। देखो ऐसे आपके ट्रांस रेलवेज, चाहे उसमें आपका फॉर एन एग्जांपल अभी चर्चाओं में दिखने वाला अरेबियन रेलवे हो, जहां पर आपका सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, बहराइन, कुवैत और कतर जैसी कंट्रीज रेगुलरली डिस्कशन में लगे हुए हैं कि भाई हमारा जो अरेबियन वाला रीजन है उसके अंदर हम एक बेटर कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकें। उसी रूप में आपको ये साइबेरियन रेलवे देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको रशिया के अंदर एक रेल रूट क्रिएट करता हुआ नजर आता है। ये चीज याद रखिएगा कि सेंट पीटर्सबर्ग से आपका व्लादिवोस्तोक तक की आपका अपनी इस टोटल जर्नी को क्रिएट करता है। लगभग 9000 किलोमीटर से ऊपर की इनकी ये यात्रा होती है। आप ऐसे मान लीजिएगा कि वेस्टर्न पार्ट को आपके एशियन रीजन से कनेक्ट करने के लिए एक ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे। रशिया के अंदर लोकेटेड है। इसके पूरे के पूरे रास्ते के बीच में आपको यूरल माउंटेन्स भी नजर आते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। रेगुलरली आपके पेपर के अंदर ये सवाल आपका पूछा गया है बार बार। ठीक है भाई। और कोई अगर आपको इसमें कोई इशू आए आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि अप्रैल 10 2022 तक निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में आपको सर्व करते हुए नजर आ रहे थे? देखो करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल था। 2022 का पेपर था तो उस साल से आपसे करंट अफेयर के सवाल पूछे थे। सभी को पता है भूपेश बघेल के बारे में, सभी लोग जानते हैं कि ये आपके एज अ मुख्यमंत्री सर्व करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे आपके राज्य छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि इसका क्रिएशन तो मध्य प्रदेश राज्य से सेपरेट करके छत्तीसगढ़ को क्रिएट करा गया। कब करा गया? 1 नवंबर 2000 को। ये सवाल रेगुलरली आपका एसएससी पूछता है कि कौन से राज्य से आपका ये सेपरेट किया गया। कैपिटल की बात करूं, सभी को पता है कि रायपुर इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका ये जो छत्तीसगढ़ है, इसकी स्टेट एनिमल कौन सा है या फिर स्टेट बर्ड कौन सी है, तो इसमें बहुत ही क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। स्टेट एनिमल हो जाएगा इसका वाटर बफेलो। वाइल्ड वाटर बफेलो बोल दीजिए, बफेलो बोल दीजिए, जो भी आपको मन करता है। और अगर मैं स्टेट बर्ड की बात करूँ तो इसमें आपकी आएगी कॉमन हिल माइना। ठीक है, तो ये कुछ और आपके संबंधित यहाँ पर फैक्ट थे, इनको भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि बिजली संशोधन विधेयक 2022 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक किस वर्ष में लागू विद्युत अधिनियम में संशोधन की बात करता है? ये सवाल क्या है ना, ये आपका पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड सवाल है। अब देखो कोई भी आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, ये पूछ रहे हैं कि ये आपका कब लाया गया था। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में, कब हाल ही में, 8 अगस्त 2022 को इसको लोकसभा के अंदर पेश किया गया, क्योंकि इनको क्या करना है, कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं, कुछ इनके अंदर संशोधन करने हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है ये आपका आया था 2003 के अंदर, मैं लिख देता हूं दी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। 2003 के अंदर इसको आपका पार्लियामेंट के अंदर पारित किया गया था। किसको लेकर? अलग अलग नियम आपके इसके अंदर आपको नजर आते हैं, जैसे कि पावर के जनरेशन को लेकर, ट्रांसमिशन को लेकर, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किस प्रकार से आपकी इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग करी जाएगी,
तो ऐसे मल्टीपल एरियाज़ के अंदर नियमों को ये निर्धारित करता है आपकी दी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। 2022 के अंदर कई सारे इसके अंदर आपको एफिशिएंट किस प्रकार से आप एनर्जी को यूज़ कर पाएँ, कुछ संशोधन करने थे, जिसको लेकर 2022 के अंदर इसको लोकसभा के अंदर संशोधन करने के लिए पेश किया गया। तो इसलिए आपका पूछा गया कि इसको एक्चुअली में आपका स्थापित कब करा गया था, तो वो आपको याद रखना है 2003 को। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा स्थल चीन और म्यांमार के रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी के पास की पहाड़ियों पर स्थित आपको नज़र आता है? अब देखो इस सवाल को देखकर ना बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये चीन, म्यांमार के बीच में ब्रह्मपुत्र वैली यानी कि घाटी के बीच में कौन-सा स्थल है जो कि नज़र आ रहा है? एक स्थल है, चलो पहले तो मैं इस स्थल के बारे में आपको नाम बता देता, लेकिन जब मैं आपसे एंशिएंट हिस्ट्री का ज़िक्र करता हूँ ना, तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर मैंने कई सारी साइट्स को आपको बताया था, जैसे कि मैं नियोलिथिक साइट की बात करता हूँ। तो नियोलिथिक साइट से एक आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है, वो फैक्ट क्या है? ये फैक्ट आपका बनता है कि पहली ऐसी स्ट्रैटिफाइड नियोलिथिक साइट जिसकी डिस्कवरी करी गई आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर। यानी कि आपका एक ऐसा एरिया जहाँ पर आपको कई प्रकार के स्टोन टूल्स देखने के लिए मिले, आपको मोर्टार्स देखने के लिए मिले और वो आपका नियोलिथिक एरा से आपका संबंधित है और नॉर्थ ईस्ट के अंदर पाई जाने वाली ये आपकी पहली ऐसी साइट थी और इस साइट का नाम है आपका दाजोली हादेंग। अब ये साइट हमें यहाँ से इसके बारे में एक आइडिया मिल जाता है, लेकिन अगर इसकी लोकेशन के बारे में पूछते हैं, तो इसको हमें यहाँ पर याद रखना है कि ये आपका असम के अंदर आता है। असम राज्य के अंदर इसकी लोकेशन है। ब्रह्मपुत्र घाटी के अंदर आपका चाइना और म्यांमार के बीच में आपको या फिर उनकी तरफ जाते हुए बीच में आपको ये नज़र आता है। ठीक है? अच्छा जब हम बात कर रहे हैं इस आपकी साइट की तो इसके एक्सकेवेशन यानी कि इसकी जो यू नो जो भी जिनको यहाँ पर मेंबरशिप दे रखी थी, जो इसको मॉनिटर कर रहे थे, जो इसको सुपरवाइज़ कर रहे थे इसके एक्सकेवेशन को, तो उसमें आपको याद रखना है टीसी शर्मा। टीसी शर्मा और आपको एक और याद रखना है, ये हैं आपके एमसी गोस्वामी। ठीक है? तो इन दोनों को आप और याद रखिएगा और इसकी एक्सकेवेशन कब करी गई? 1961-63 के बीच में इसकी एक्सकेवेशन करी गई। नाम हमने ऑलरेडी जान लिया है, ब्रह्मपुत्र वैली के बीच में आपको ये नज़र आता है, याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आप सभी को पता है कि मल्टीपल राज्यों से संबंधित आपके डांस फॉर्म्स आपको पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर कौन-सा आपको फ़ोक डांस मैंने पूछा है, इसका नाम है तरंगमैल। कौन से राज्य से ये आपका संबंधित है, ये आपको बताना था, तो पहली चीज़ तो आपको ये हो जाएगा कि कौन से राज्य से संबंधित है, तो इसमें आप याद रखिएगा गोवा को, कि भई कल को अगर सेम चीज़ आपसे पूछ ली जाए, तो आपको ये याद रखना है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आपने एसएससी के द्वारा ऐसे भी सवाल पूछे जाते हुए देखे होंगे कि कोई-कोई फेस्टिवल आपका किस टाइम पर सेलिब्रेट होता है, कौन से टाइम पर, कौन से त्योहार के दौरान उसको आपका सेलिब्रेट करा जाता है। तो जो ये मैं आपसे तरंग महल की बात कर रहा हूँ ना, ये आपका दशहरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दशहरा और होली जैसे टाइम पर आपको ये फ़ोक डांस को परफ़ॉर्म करते हुए यहाँ की यूथ आपको नज़र आएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। इसके अलावा और क्या चीज़ हम यहाँ पर क्योंकि डांस का ज़िक्र कर रहे हैं, तो आप एक और चीज़ याद रखिएगा कि 8 आपके ऐसे क्लासिकल डांसेज़ हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज़ करती है। कौन-कौन से हैं? कल को हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज़्ड उन 8 क्लासिकल डांसेज़ में से इन 4 विकल्प में से कौन-सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको कौन-कौन से नज़र आते हैं? आपको भरतनाट्यम नज़र आता है। भरतनाट्यम के साथ आपको कथकली नज़र आता है, कथकली के साथ आपको कुचिपुड़ी नज़र आता है, कुचिपुड़ी के साथ आपको मोहिनीअट्टम नज़र आता है, कथक नज़र आता है, मणिपुरी नज़र आता है, ओडिसी नज़र आता है और साथ में आपका सत्रिया नज़र आता है। अलग-अलग राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम की बात करूँ कौन से राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी की बात करूँ तो किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। कथक की बात करूँ उत्तर प्रदेश से। मणिपुरी की बात करूँ केरला से। ओडिसी की बात करूँ उड़ीसा से। मोहिनीअट्टम की बात करूँ केरला से और सतरिया की बात करूँ तो ये आपका असम से। याद रखेंगे? याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे ये क्या पूछ रहे हैं? ये पूछते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय से क्या रिलेशन दर्शाती है? यानी कि वस्तु डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज़ व्हाट टू टाइम। भाई मैं आपसे कहता हूँ आप सभी ने बचपन में एक छोटी-छोटी सी चीज़ पढ़ी होंगी जिसको आप कहते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय।
ये सब चीज़ें सभी लोगों ने मेरे ख्याल से पढ़ी होंगी। तो देखो आपको पता है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, अगर आप किसी की दूरी की बात कर रहे हो तो उसके द्वारा उसकी स्पीड और उसके समय के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। आप अपनी स्पीड को क्या कर दीजिए, कांस्टेंट कर दीजिए। तो आपकी जो दूरी है और टाइम है, ये दोनों एक-दूसरे के क्या हो जाएँगे, प्रोपोर्शनल हो जाएँगे, समानुपाती होंगे। यानी कि अगर आप सेम स्पीड से चल रहे हैं और अगर आप अपने समय को बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली आपकी दूरी बढ़ेगी। या फिर अगर आप अपने समय को कम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी दूरी कम होगी। कौन-सी कंडीशन में? जब आपने अपनी चाल को नियत कर लिया है, कांस्टेंट कर लिया है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला आपका यहाँ पर सेक्शन क्रिएट हो जाता, यानी कि प्रत्यक्ष आनुपातिक इसका करेक्ट आंसर होता। बहुत ही ईज़ी सा सवाल था, परेशान बिल्कुल नहीं होना है और अगर कोई फिर भी दिक्कत हो तो हमसे पूछिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा आपका शुरू किया गया? आप जितने भी स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरी इस यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देखिएगा कि मैंने 2023 के आपके इम्पोर्टेंट स्कीम्स और आपकी इस प्रकार की पॉलिसीज़ को डिस्कस किया है। अलग-अलग राज्य या फिर केंद्र की अगर कोई भी इस प्रकार की इम्पोर्टेंट प्रोग्राम या फिर स्कीम है, उसको आपके साथ डिस्कस किया है। तो देखो ये पिछले साल का आपका सवाल है, फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम इसको आपका लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये एक चीज़ आपकी यहाँ पर थी, ऑब्वियसली पुरानी ये क्वेश्चन है, तो इसके अंदर मैं क्या ही आपको जानकारी दूँ, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि मेरी करंट अफ़ेयर की जो टॉपिकल सीरीज़ है, उसको आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। आपको मेरी प्रोफ़ाइल पर अनअकैड मतलब इस पे यू वाईटी की यानी कि यूट्यूब पर मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा तथ्य पीसी महालनोबिस से संबंधित नहीं है, जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान दिया था? कौन-सा वो फैक्ट है जो कि संबंधित नहीं है पीसी महालनोबिस से, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया भारत के पंचवर्षीय योजना के अंदर? तो पीसी महालनोबिस की मैं बात करता हूँ आपसे। पहली चीज़, इनको लेकर एक इनको टाइटल दिया जाता है और वो टाइटल इनको क्या दिया जाता है? फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में आपके जाने जाते हैं पीसी महालनोबिस। जन्म इनका होता है 1893 के अंदर। कहाँ पर होता है? कलकत्ता के अंदर। इसके अलावा इनके द्वारा एक इंस्टीट्यूशन यानी कि एक संस्थान की स्थापना करी गई जिसका नाम है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और कब करी गई है? 1931 के अंदर करी गई। ये संबंधित आपको चीज़ें याद रखनी है। इनके द्वारा एक जर्नल भी प्रकाशित किया गया। उस जर्नल का नाम क्या था? उस जर्नल का नाम था संख्या। तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखो इन्होंने यहाँ पर दिया है आपको कि 1983 के अंदर इनका जन्म हुआ था कलकत्ता के अंदर। यार कोई आदमी 1931 के अंदर एक अपने संस्थान का स्थापना कर रहा है और उसका जन्म क्या आप 1983 के अंदर देखोगे? तो ये वाला फैक्ट जो था आपके पीसी महालनोबिस से वो आपका गलत हो जाता और गलत ही हमसे पूछा था, तो यही विकल्प आपका सही हो जाता। इनको इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता है। एक जर्नल था जिसका नाम संख्या था, इसको इन्होंने स्टार्ट किया था। और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना इन्होंने करी थी। कब करी थी? 1931 के अंदर करी थी। ये मैंने बातें आपको ऑलरेडी बता दी। ठीक है? आगे आइए। अगला सवाल पूछ रहे हैं, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 किस जगह पर आयोजित करे जाएंगे? पूछा ही आपका 2022 के अंदर गया है, क्योंकि 2022 का जो आपका ये विंटर ओलंपिक गेम्स थे ना, वो आपके बीजिंग के अंदर आयोजन कराया गया था, तो ये आपके चर्चा में थी। तो 2024 को लेकर जो मेजबानी करेगा, ये करेंगे आपके कौन? आपका साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया का कौन सी जगह कराई जाएगी? ये कराया जाएगा आपका गंगवांग, और गंगवांग के साथ एक और जगह है जिसका अगर आप नाम याद रख सके, ये है आपका पाइंगचैंग। इन जगह पर आपका कराया जाएगा। कहाँ पर? आपके रिपब्लिक ऑफ कोरिया के अंदर। तो ये आयोजन से संबंधित है और बाकी ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 2024 के अंदर जनवरी के अंदर इसकी शुरुआत होगी। बस मेरे ख्याल से इतना आपको याद रखना है। ठीक है? अगला सवाल देखिए, ये पूछ रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर करी गई कहाँ पर? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, मॉडर्न हिस्ट्री से आपका ये सवाल बनता है। पहली चीज़, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 के अंदर करी गई। ये वाली इस बात का जवाब आपके सवाल ने दे दिया। डेट अगर आप याद रख सकें, 30 दिसंबर को इसकी स्थापना करी गई थी 1906 के अंदर। एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया गया था
जिस कॉन्फ्रेंस के आयोजन का कंट्रोल किसके पास था? इनका नाम याद रखिएगा, ये है नवाब सलीम उल्ला खान। इनके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया गया था और कहाँ पर कराया गया था, ये आपको याद रखना है, ढाका के अंदर। तो सवाल का पहली चीज़ तो आपका ये आंसर हो गया। इसके बाद इस टाइम पर इसका गठन करने के बाद 1907 के अंदर ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं, अगर आप ये याद रख सकें, कराची के अंदर। कराची पाकिस्तान के अंदर ये अपने संविधान का निर्माण करते हैं। पहला सेशन इनका इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इसी 1907 के अंदर कराची के अंदर ही आयोजित कराया जाता है, ये भी याद रखना है। और इसकी फर्स्ट जो सेशन था, इसकी फर्स्ट सेशन की जो प्रेसिडेंटशिप थी वो किसने करी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है और ये आपको नजर आएंगे आगा खान। इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जब हम बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, तो इन्होंने बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट किया था। बंगाल पार्टीशन को ये सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। और अगर मैंने यहाँ पर बंगाल पार्टीशन की बात कर ली है, तो सभी को पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन आपने देखा होगा, जिसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, जिसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कर्जन ने। ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट इन चार विकल्प में से कौन सा नहीं है। पॉलिटी से आपका सवाल बनता है, बहुत ही आसान सा सवाल है, सभी फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो, आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। सभी को पता है कि आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 हमारे भारतीय संविधान के अंदर आपके धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आपको प्रोविजंस नजर आते हैं। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपको नजर आते हैं आर्टिकल नंबर 23, 24। राइट टू इक्वालिटी, समानता अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18। और उसके बाद आता है आपका राइट टू वोट। क्या ये आपका एक फंडामेंटल राइट है? जी बिल्कुल नहीं है। राइट टू वोट भारत के अंदर आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर एज अ सब्जेक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन कुछ लिमिटेशंस थी। अगर मैं राइट टू वोट की बात कर रहा हूं, तो सभी को पता है कि 18 प्लस अगर आपकी उम्र है, वोटिंग कर सकते हो। किस आर्टिकल के तहत? 326 आर्टिकल के तहत आपको वयस्क मताधिकार का ये राइट मिलता है, ठीक है। तो ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है? द त्र्यंबकेश्वर ये ओरिजिन है इन चार विकल्प में से दी गई कौन सी नदियों का। जब मैं आपको आपकी ज्योग्राफी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ाता हूँ, यानी कि भारत की जलीय निकासी प्रणाली के बारे में पढ़ाता हूँ, तो मल्टीपल नदियों के ओरिजिन के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर एक नदी आपको दी गई है, गोदावरी। सबसे पहली चीज, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका गोदावरी, जो कि आपको महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर त्र्यंबकेश्वर से निकलती हुई नजर आती हैं। गोदावरी की हम बात कर रहे हैं, एक और इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड आपका फैक्ट बनता है, वो है आपका दक्षिण गंगा। तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी आपका जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश के अंदर सेकंड जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है, तो वो भी आपको आपकी गोदावरी ही नजर आएंगी। इसके अलावा कई सारे डैम्स आपको नजर आते हैं, जैसे कि गोदावरी के ऊपर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नजर आते हैं, जिसमें कि एक आपको नजर आएगा पोलावरम डैम। पोलावरम है और ये आपका कहाँ पर आता है? आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। आंध्र प्रदेश के अंदर दूसरा कौन सा है आपका? पोचमपाद। पोचमपाद डैम है, ये आपका आता है तेलंगाना के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो कि मैंने इसके साथ लिख दिए। इसके अलावा अगर आप ये याद रख सकें कि इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन सी हैं, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें देखो आपको एक सवाल पूछा गया है, ये आपका एसएससी के अंदर प्रणहिता प्रणहिता आती है, प्रवरा आती हैं, आपकी पूर्णा आती हैं। ये ट्रिपल पी करके आप याद रख लीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं गोदावरी रिवर की। इसके अलावा यार महानदी रिवर की बात करूँ तो इनका ओरिजिन क्या है, ये आपको छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर नजर आती हैं? सिहावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओरिजिनेट होती हुई महानदी। ताप्ती की अगर बात करूं तो ये आपको मध्य प्रदेश के
बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर नज़र आती हैं, ओरिजिनेट होती हुई, ठीक है? रावी की बात करूँ तो ये आपको हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के एक इनका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? यहाँ से आपको ये ओरिजिनेट होती हुई नज़र आती हैं, तो ये याद रखना है, अच्छे सवाल थे ये। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गुरु? किसके गुरु? पंडित रविशंकर। अबे देखो, हम गुरुजी के बारे में तो जान लें, लेकिन हमें पहले पंडित रविशंकर जी के बारे में पता होना चाहिए, बहुत बड़ा नाम है। रविशंकर जी को लेकर सवाल पूछा जाता है कि कौन से वाद्य यंत्र को प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं, तो ये आपका सितार वादक के रूप में जाने जाता है, ठीक है? एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इनका हमेशा पे रहा। इनको आप याद रखिएगा कि भारत रत्न भी दिया जा चुका है, भारत रत्न है ये। नाम क्या है? पंडित रविशंकर जी। अब जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो हमने सवाल के रूप में देखा कि यार इनके गुरुजी कौन थे, तो गुरुजी के रूप में आपको याद रखना है अलाउद्दीन खान। तो ही वॉज द गुरु ऑफ पंडित रविशंकर। अलाउद्दीन खान जी की बात करते हैं तो इनको आप सारूद प्लेयर के रूप में जानते हैं, ये आपका सारूद प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी जानकारी बहुत थी। और अलाउद्दीन खान को बाबा अलाउद्दीन खान के नाम से भी जाना जाता था, ये छोटी बात है, आपको याद रखनी है, ठीक है? अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, ये आपको कुछ इधर विटामिन्स दिए गए हैं, इनके कुछ ये ऑल्टरनेटिव नेम्स यानी कि वैकल्पिक नाम है, तो चलिए इनका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है विटामिन ए। विटामिन ए की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, ये आपके फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि लिख देता हूं फैट सॉल्युबल होता है, ओके? उसके बाद इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है या फिर वैकल्पिक नेम याद रखना है, ये रहेगा आपका रेटिनॉल। तो ये आपका विकल्प नंबर फन का यानी कि विटामिन ए का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा रेटिनॉल। इसके अलावा एक आपको चीज़ याद रखनी है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपको हो जाता है क्या? ज़ेरोपैथेलमिया। मैं लिख देता हूँ, ये होता है आपका ज़ेरोपैथेलमिया। तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी है। मिल्क के अंदर, बटर के अंदर या फिर लिवर के अंदर विटामिन ए का बहुत मोटा सोर्स आपको नज़र आता है। विटामिन बी 12 की बात कर लेते हैं। इसको आप किस नाम से जानते हैं? इसको जाना जाता है आपका कोबालामीन के नाम से। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड वाला विटामिन बी 12 का, ये वैकल्पिक नाम है। पानी के अंदर घुलनशील विटामिन होता है जो यू नो मानव शरीर या फिर ह्यूमन बॉडी का हर सेल की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। विटामिन सी की बात करें, सभी को पता है एस्कॉर्बिक एसिड इसका वैकल्पिक नाम है। ये भी आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है, याद रखिएगा। मेनली ये फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है। विटामिन डी की बात करूँगा तो आर्गोसल्फिनॉल इसका वैकल्पिक नाम होगा और फैट सॉल्युबल है। अलग अलग रूप से इसके नेचुरल सोर्स में अगर हम बात करते हैं तो आपको नज़र आता है आपका सन एक्सपोजर। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी थी। कौन सा विकल्प करेक्ट हो जाता? फिर फर्स्ट का बी हो गया, तो आपका फर्स्ट का बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सेकंड का आपका सी हो जाता, सेकंड का आपका सी यहाँ पर भी है। नहीं नहीं, कौन सा हो जाता? सेकंड का सी ये था ना, सेकंड का सी आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। अगला सवाल देखिए, पूछ रहे हैं AIBA बॉक्सिंग जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स कॉम्पिटिशन जो बाउट होते हैं वो हर राउंड के कितने मिनट के होते हैं? AIBA, AIBA की अगर मैं बात करूं तो क्या है ये आपका? ये है आपका इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। मैं बॉक्सिंग बाउट की बात कर रहा हूं, हर बाउट इनका 2 मिनट का होता है, ठीक है? आसान था, इसमें क्या ही मैं आपको चीज़ें बताऊं। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो AIBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, इसका हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा, अगर आप याद रख सकते हैं, लोज़ेन, जो कि आपको स्विट्ज़रलैंड के अंदर नज़र आता है, ठीक है? बाकी फाउंडेशन अगर आप याद रख सकें तो फाउंडेशन इसको आपकी याद रखनी है, नवंबर 1946। आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? इंडियन हिमालय से राइज होने वाली रिवर का नाम बताना। यार कितना आसान सा सवाल है। यमुना नदी आपको यमुनोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई नजर आती है, ठीक है? और रिवर है, लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लार्जेस्ट सहायक नदी है किसकी? गंगा की। अगर मैं बात करूँ यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो यमुना की सहायक नदियां में नजर आ जाएंगी आपको चंबल, सेंगर, छोटी गंगा, छोटी इंडस सॉरी, बेतवा और कैन। दीज आर दी सहायक नदियां जो कि यमुना की आपको नजर आती हैं। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज आपको यमुना पर
यमुना के किनारे पर नज़र आती है, आपको आगरा नज़र आता है, दिल्ली के बारे में तो सब जानते होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक और चीज़ आपकी कि यमुना जी गंगा से गंगा जी से कहाँ पर मिलती हैं? ये मिलती हैं आपके प्रयागराज के अंदर, ठीक है? प्रयागराज, ओके भई? चलिए आगे आ जाइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण किया गया था? देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं पहले बात करता हूं आपसे चोला डायनेस्टी का। चोल डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? चोल डायनेस्टी का फाउंडर था आपका यही जिसके बारे में ऊपर दिया गया है, विजयालय। विजयालय। तो इन्होंने क्या किया था, कावेरी डेल्टा को कैप्चर किया था और अपने कंट्रोल में लेने के बाद यहाँ पर दो मुख्य टाउन की इन्होंने स्थापना करी, जिसमें कि आपको नजर आएगा आपका कौन, आपका तंजौर। ये चीज आपको इस सवाल का करेक्ट उत्तर दे देती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो कि आपका तंजावुर के अंदर ही लोकेटेड है, उसको लेकर आपका सवाल पूछा जाता है और वो है आपका बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड कहाँ पर है? आपका तंजावुर के अंदर ही लोकेटेड है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। चोला एम्पायर के बारे में मैंने आपसे कहा कि फाउंडर कौन थे, विजयालय थे। और अगर मैं आपसे बात करूं कि इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन थे, यानी कि ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, तो इसमें आपको नजर आएंगे राजा, राजा एंड राजेंद्र वन, राजेंद्र वन, दीज वर दी इंपॉर्टेंट रूलर्स, या फिर आप उनको ग्रेटेस्ट रूलर्स के रूप में जानते हैं चोल वंश के। और अगर आपसे पूछा जाएगा चोल वंश का लास्ट रूलर कौन था, तो लास्ट रूलर के रूप में आपको नजर आएगा राजेंद्र तृतीय, ठीक है? तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि भारत में की गई पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी? देखो पहला अटेम्प्ट किया गया था आपका 1872 के अंदर, जो कि एक्चुअली में हो नहीं पाया था पूरा। लेकिन अगर मैं कंप्लीट आपसे पूछूं कि जिसमें पूरी जनगणना कर ली गई, पूरा वो हो गया, वो आपका 1881 के अंदर करा गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है? बहुत ही रेगुलर सा सवाल है। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस के बारे में अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है तो ये आपको नजर आता है 1881 के अंदर। और फिर उसके बाद ये आपका हर 10 साल के बाद सेंसस को कराने की बातें चलती रही। इस साल वो आपका कोविड था तो इस बार हो नहीं पाया है। अब देखते हैं उसका जो डेटा आता है वो कब आता है, वो देखा जाएगा। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश के केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? यानी कि इन चार विकल्प में से आपको बताना है कि कौन सी वो चीज है जो कि नहीं है, फंक्शन सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री यानी कि आरबीआई के फंक्शन के रूप में नजर नहीं आता है। भाई देखो, जब मैं सेंट्रल बैंक की बात करता हूँ, क्या काम करता है, किस चीज को लेकर रिस्पॉन्सिबल होता है? जो भी पूरा का पूरा मॉनेटरी सिस्टम होता है, पूरे के पूरे मॉनेटरी सिस्टम को ओवरसी करने का काम करता है सेंट्रल बैंक। इसके अलावा और भी इनकी कई सारी वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे कराना है आपके अलग अलग स्पेसिफिक गोल्स के अंदर, करेंसी स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करनी है, इन्फ्लेशन को कैसे कम रखना है, फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कराना है। तो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस। अगर मैं यहाँ पर आपसे एक एक फंक्शन की बात कर लूँ, करेंसी रेगुलेटर की बात कर लेते हैं। करेंसी रेगुलेटर के रूप में नजर आ जाएंगे, बैंक टू द गवर्नमेंट के रूप में नजर आ जाएंगे कि सरकार के बैंक के रूप में काम करते हैं, कैश रिजर्व के कस्टोडियन के रूप में, इंटरनेशनल जो करेंसी होती है उसके कस्टोडियन के रूप में, लैंडर ऑफ द लास्ट रिपोर्ट के रूप में। इस काफी सारी चीजें आपको नजर आती हैं। तो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई पूरे देश के अंदर, सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। उसके बाद एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। क्या ये सही है? पब्लिक से कम ये जो आपका सेंट्रल बैंक होता है, क्या वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? बिल्कुल नहीं करता है। वो बाकी के बैंकों का काम करना होता है जिसको ये सुपरवाइज करता है। करेंसी इशू करने का काम करता है, बिल्कुल करता है। तो ये आपका होगा जो कि फंक्शन नहीं है आरबीआई का, यानी कि सेंट्रल बैंक का हमारे देश का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस राज्य में रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? अगेन इंपॉर्टेंट सा सवाल है। रण उत्सव दिसंबर से फरवरी, ये टाइम पीरियड होता है जहां पर ये राज्य इस उत्सव को आपका क्रिएट करता है। रण उत्सव नाम से ही पता चल गया होगा आपका, हर साल कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर इसका आपका सेलिब्रेशन होता है। इसमें और मैं क्या ही आपको बताऊं, बहुत ही बेसिक सी चीज है। रण उत्सव इसको कहा जाता है, दिसंबर फरवरी के बीच में इसका आयोजन होता है।
अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? मैं दोबारा से पूछता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज गॉट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट लेवल बर्ड एटलस इन इंडिया? केरला बर्ड एटलस, मैं लिख देता हूँ, केरला बर्ड एटलस। कर क्या रहा होगा ये आपका? यहाँ पर आपको पक्षियों के डेंस पार्ट के बारे में, कहाँ पर है, कहाँ पर किस प्रकार की पाई जाती हैं, तो ये आपका हमारे देश का पहला इस प्रकार का एटलस है जो कि केरला के अंदर बर्ड्स के बारे में आपको आइडिया देता है। इसको केरला बर्ड एटलस के रूप में भी आप जानते हैं। टोटल 94 बहुत जो रेयर स्पीशीज होता है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। मेरे ख्याल से इतना बहुत था। केरला की अगर बात करूँ तो सभी को पता है कि लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स आती हैं, 20 आती हैं। राज्यसभा के अंदर कितनी सीट आती हैं, 9 आती हैं। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। स्टेट एनिमल आपको याद रखना है, ये आपका एलिफेंट, एलिफेंट स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड सभी को पता है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ग्रेट ऑनबिल। ठीक है, बाकी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, जड़त्व के बारे में सही कथन को पहचानिए, यानी कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनर्शिया। तो ये आपका फिजिक्स से सवाल आ गया भाई। अब इनर्शिया होता क्या है, सभी को पता है कि एक आपकी किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से वो अपनी स्टेट को चेंज करने से रोकने की कोशिश करता है। रेस्ट में तो मोशन में आने से रोकेगा, मोशन में तो वो रेस्ट में आने से रोकेगा। ये जो प्रॉपर्टी है इसको आप इनर्शिया नाम देते हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इन चार विकल्प में से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, क्या ये आपका स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है? ये बिल्कुल करेक्ट है। आपसे अगर मैं कहूं ग्रेटर इज द मास ऑफ द बॉडी मोर इज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, अगर ये आपसे कहेंगे कि क्या ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक आपको पता है, अभी जैसे मैंने ऊपर आपकी प्रॉपर्टी की बात करी, कोई बॉडी है, इसका मास आपका जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा तो ये अपने अंदर इनर्शिया को क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अगर रेस्ट के अंदर है तो मोशन में आने के लिए उतना ही ज्यादा इनर्शिया क्रिएट करेगा। मोशन में है और आपको इसको रेस्ट के अंदर लेकर आना है, तो इसकी मास की वजह से इसके अंदर जो इनर्शिया प्रोड्यूस होगा वो अकॉर्डिंगली ज्यादा ही होगा। तो आपका पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, बाकी एक बार देख लेना गलत नहीं है वो आपका सारा का सारा। ठीक है, आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, अनंतराज सागर टैंक के निर्माण किसके शासकों के द्वारा किया गया? सवाल मैंने क्या पूछा है, द अनंतराज सागर टैंक वॉज बिल्ट बाई विच रूलर्स? मैं आपसे बात करूंगा विजयनगर रूलर्स के बारे में। विजयनगर एम्पायर। कैपिटल कौन सी थी विजयनगर की? सभी को पता है, हम्पी। हम्पी राजधानी के रूप में इस आपकी किंगडम की रूल करते हैं लोग। हिंदू रिलीजन और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए साउथ इंडिया के अंदर ये आपको एम्पायर बहुत बड़े रूप में आपका नजर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फाउंडर्स। तो मैंने आपको हमेशा अपनी प्रैक्टिस क्लासेस के अंदर बताया है, हरिहरा एंड बुक्का भैया भैया थे। इनकी स्टोरीज भी मैंने आपको कई बार बताई हैं। हरिहरा बुक्का फाउंडर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं इस डायनेस्टी के। कई सारे और भी फैक्ट इससे रिलेटेड बनते हैं। कई सारे गोल्ड कॉइन्स, अगर मैं बात करूं, गोल्ड कॉइन्स का यहाँ पर इश्यू देखने के लिए मिलता है। गोल्ड कॉइन्स को क्या कहा जाता था? गोल्ड कॉइन्स को कहा जाता था आपका गदियाना। ठीक है, ये पूछा जा चुका है एसएससी के अंदर। मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है, बाकी आप रिलेटेड जानकारी देख लीजिएगा। और अनंत राज सागर जो टैंक है ये आपका इनके द्वारा बनवाया गया था। अगला सवाल और सेकंड लास्ट सवाल है आपकी इस वाली क्लास का, बॉलीवुड के निम्नलिखित कोरियोग्राफर में से कौन 2003, 2007, 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता था? उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में काम किया। करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है, सरोज खान बड़ा नाम है कोरियोग्राफी के अंदर, सभी ने इनके बारे में देखा होगा। और 8 फिल्म फेयर बेस्ट कोरियोग्राफी के इनके द्वारा अवार्ड जीते गए थे। 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं। देवदास को लेकर 2003 में जीता था। 2007 के अंदर श्रृंगाम को लेकर इन्होंने जीता था। और जब वी मेट को लेकर उन्होंने 2009 के अंदर जीता था। तो मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यार आपका, बायोलॉजी से हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में आपको स्टोर्ड नजर आती है, संचित नजर आती है? इन वॉट फॉर्म इज द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड दैट वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी? एकदम आसान सा सवाल है, ग्लाइकोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं आपका ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो आपकी बायोकेमिकल प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है, आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
ग्लूकोज आपका कन्वर्ट होता है किसके अंदर? आपका ग्लाइकोजन के अंदर, लिवर के अंदर, और इसको नाम देते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस का। जो सेल होती हैं उसके अंदर एक्सेस होनी चाहिए ग्लूकोज की, ताकि वो अपने इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। ये आपको यहाँ पर बात याद रखनी है, तो करेक्ट आंसर आपका ग्लाइकोजन यहाँ पर बन जाता। तो यार ये थी आपकी 1 दिसंबर की शिफ्ट 3 के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के डिस्कशन की वीडियो। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेशन मुझे मिलता है। वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो बेल आपका आता है उसको प्रेस करके आप ऑल वाला बटन दबा लीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशंस आपको आती रहा करे। मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर मिलूंगा। कोई भी दिक्कत आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी बातें मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो कि लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं, वहाँ पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन पर ज़रूर आप नज़र मार लीजिएगा, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।